हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पार्ट में हम कवर कर रहे हैं क्लास 7th से। हमारा टॉपिक है चैप्टर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। सो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर की हम अपनी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखी थी। ओके, उसी से रिलेटेड अभी हमारा इसमें सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और आगे एक्सप्लेन में और आगे डीपली देखेंगे। तो उससे पहले हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखा था कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 3 पार्ट में। लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। लोकल लेवल मतलब विलेजेस या एक डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट वर्क करेगी उसको बोलेंगे लोकल लेवल गवर्नमेंट। जो पूरे स्टेट, जो एक एंटायर स्टेट पर फोकस करेगी उसको बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट, और जो पूरी कंट्री पर फोकस करेगी उसको बोलेंगे नेशनल गवर्नमेंट। ओके, तो ये हमने देखा था, और इसमें से जो हमारा पार्ट है जो इस चैप्टर में हमने कवर करना है वो हमारे पास है स्टेट गवर्नमेंट। कि जो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है, वो कैसे वर्क करती है, कैसे हम स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कैसे हमारे लिए काम करती है। ओके, तो एक बार जो फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था उस टॉपिक को हम रिव्यू करते हुए, उसको एक बार देखते हुए हमारा आज का टॉपिक इसमें कवर करेंगे, जो होगा एमएलए से रिलेटेड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड। ओके, तो उससे पहले हम अपने आज की टॉपिक जो पहले ही वीडियो थी उसके बारे में देखते हैं। उसमें हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसमें काफ़ी स्टेट में वो डिवाइडेड है, काफ़ी यूनियन टेरिटरीज भी है, और पूरी गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो सेंटर और स्टेट मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ओके, और ये जो पावर होती है, ये जो प्रोवाइड करने की बात है, ये हमें कहाँ पर पता चलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमें अच्छे से पता है कि हमारी पूरी कंट्री मतलब इंडिया जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। ओके, और जो पावर डिवाइड करते हैं हम, जो काम डिवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इसलिए करते हैं ताकि कंट्री में सभी जो जितने भी काम है कंट्री के, जितने भी कंट्रोलिंग और मैनेजिंग है, वो एक स्मूथनिंग वे से, एक अच्छे वे में हो सके। इसलिए हम जो पावर है या जो वर्क है उसको लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। ओके, जिस भी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट होगी उसका काम होगा कि वो अपने स्टेट के बारे में, जो भी उसका स्टेट होगा उस स्टेट के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में फोकस करेगी। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सोल्व करना है, उनके लिए क्या रूल और रेगुलेशन बनाना है, ये सब काम उस स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और वो स्टेट गवर्नमेंट बस ओनली अपने ही स्टेट पर फोकस करेगी, ना कि किसी दूसरे स्टेट के बारे में कोई भी डिसीजन लेगी। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को फिर से 3 लेवल में हमने डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में। उसके बाद हमने देखा था कि हर स्टेट में 2 टाइप की लेजिस्लेचर होता है। 2 टाइप से उसमें काम होता है। एक तो जिसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है कि पूरे स्टेट के बारे में देखना कि कहाँ पर कौन सा डिसीजन फॉलो करना है, कहाँ पर लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, क्या रूल और रेगुलेशन बनाने हैं, क्या लॉज बनाने हैं, ये काम कहाँ पर होता है? स्टेट लेजिस्लेचर में। ओके, और स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जैसे सेम हमारी पार्लियामेंट हमारी पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेती है, ऐसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड डिसीजन और रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा। जैसे मान लो अगर हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेचर है तो वो हरियाणा के बारे में रूल रेगुलेशन बनाएगी। अगर पंजाब की है तो पंजाब के बारे में, अगर राजस्थान की है तो राजस्थान के बारे में।
ओके। तो जहाँ की भी स्टेट लेजिस्लेचर होगी वो स्टेट लेजिस्लेचर बस ओनली अपने स्टेट के लिए रूल और रेगुलेशन और लॉज बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर में 2 और 3 पार्ट हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट होता है गवर्नर, उसके बाद 2 हाउसेज होते हैं या 1 हाउस होता है। ओके। जो जहाँ पर 1 हाउस होता है उसको बोलते हैं यूनिकैमरल, और जहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं उसको बोलते हैं बाईकैमरल। ओके। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसको हम 2 हाउसेज में डिवाइड करते हैं, और गवर्नर जो होता है वो सबसे मेन होता है, यानी कि या तो 3 पार्ट होंगे या फिर 2 पार्ट होंगे। अगर 3 पार्ट है तो उसमें आएंगे गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर 2 पार्ट है तो वहाँ पर क्या आएंगे, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ पर नहीं आएगी, किसमें, यूनिकैमरल स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ पर बस ओनली कितने हाउस है, बस ओनली एक ही हाउस है। ओके। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या बोलते हैं, विधान परिषद, और ये अपर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या बोलते हैं, विधानसभा, और ये लोअर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। ये हम अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या था कि एक पूरे स्टेट में क्या होता है कि एक पर्सन को तो हम सिलेक्ट कर नहीं सकते, एक पर्टिकुलर पर्सन तो गवर्नमेंट बना नहीं सकता। तो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पूरे स्टेट को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके। और ओनली एक ही स्टेट में नहीं, बल्कि इंडिया में जितने भी स्टेट है हर स्टेट को एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, और उस डिवाइडेड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी। और उस डिवाइडेड पार्ट में से हम एक मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, एक मेंबर जो जिसको सबसे ज़्यादा मेजोरिटी वोट्स मिलेंगे वो मेंबर वहाँ का क्या बन जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। और सबसे मेन बात इसमें ये थी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें ना तो 500 से ज़्यादा ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, 500 से ज़्यादा मेंबर होंगे, और ना ही 60 से कम होंगे। ओके। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जो भी मेंबर होंगे, वो 60 to 500, 60 से लेके 500 तक के बीच में बिलोंग करेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और उस रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। मतलब वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको याद रखना है एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने माना कि ये स्टेट है और इसको हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि अलग अलग पार्टी से और अलग अलग कैंडिडेट यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए सामने आएंगे। ठीक है। तो जैसे मान लिया कि यहाँ से 10 पर्सन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 कैंडिडेट है। अब उनके लिए क्या होगा कि इस एरिया में जो पॉपुलेशन होगी, जो पर्सन होंगे, जो अडल्ट पर्सन होंगे, उनको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, और वो अपने वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग इन 10 पर्सन के लिए वोट करेंगे। और जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, इन 10 में से जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसके भी फेवर में सबसे ज़्यादा वोट आएंगे, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। ओके। और जैसे ही वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है तो उसके साथ वो क्या बन जाएगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाएगा। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जो भी पर्सन हम सिलेक्ट करेंगे, वहाँ के पर्सन वोट करके जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट देंगे वो बन जाएगा उस एरिया का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए।
तो आज का टॉपिक है हमारे पास एमएलए के बारे में कि एमएलए कौन होता है। तो सबसे फर्स्ट, एमएलए स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इनको इलेक्ट कौन करता है? इनका चुनाव कौन करता है? पीपल करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पर वो एमएलए बना है। ओके। और वोट होता है, वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको वहाँ के लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, दे देन बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके। जब उनको सब मेजोरिटी वोट मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद वो क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर वो गवर्नमेंट में काम करते हैं। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी रूल और रेगुलेशन बनाने हैं, उनमें उनका पार्टिसिपेशन होने लग जाता है। इन दिस वे वी से दैट द मेंबर एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। इसलिए हम कह सकते हैं कि एमएलए कौन होता है? जो पीपल, जिन पीपल ने उसको इलेक्ट किया है, उसका चुनाव किया है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। ओके। वो एमएलए उन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया के सभी स्टेट में क्या है? एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर कोई पर्सन एमएलए बनना चाहता है तो एमएलए बनने के लिए उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो सबसे पहले, टू बी एन एमएलए, एक एमएलए बनने के लिए ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मतलब वो अपने जन्म से लेके अब प्रेजेंट टाइम तक वो कहाँ पर रह रहा है? इंडिया में रह रहा है। एंड मोस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर एज। अगर उसे एमएलए बनना है तो उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। 25 साल या उससे ज़्यादा। अगर 25 साल से कम उसकी एज है तो वो एमएलए नहीं बन सकता। He must possess such other qualification as may be prescribed in the behalf by and under any laws made by the parliament। अगर और कोई भी क्वालिफिकेशन है तो जो पार्लियामेंट ने जो क्वालिफिकेशन सेट की है तो वो सभी क्राइटेरिया उस पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा, उस पर्सन को क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो एक एमएलए बन सकता है। द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर। और वो जो एमएलए बनेगा वो कितने साल के लिए बनेगा? 5 साल के लिए। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो कितने साल के लिए बनती है? 5 साल के लिए बनती है। अगर कोई इमरजेंसी टाइम पीरियड होता है तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं 6 मंथ के लिए। ओके। लेकिन 6 मंथ के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली ख़त्म हो जाएगी और एक नई लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट की जाएगी। तो ये था एमएलए के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर कोई पर्सन एमएलए बनना चाहता है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं एमएलए के बारे में। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एवरी 5 ईयर इलेक्शन इज अनाउंस्ड फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं? हर 5 साल बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट दियर पीपल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमें पता है अच्छे से कि हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काम करती है। और ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से अपना एक कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगी, एक पर्सन को नॉमिनेट करेगी कि वो पर्सन उनकी पार्टी की तरफ से उनके लिए लड़ेगा। All member of the legislative assembly are elected on the basis of adult franchise। ओके। जो हमने एक नाम पहले पढ़ा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में हमने क्या देखा था? क्या बताता है हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? राइट टू वोट के बारे में बताता है। ठीक है। मतलब कंट्री का वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा होगी उसको क्या राइट मिल जाएगा? वोटिंग राइट मिल जाएगा कि वो इलेक्शन में वोट कर सकता है। और जो एमएलए सिलेक्ट किए जाएंगे
लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे वो भी इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होंगे। मतलब जिस भी पर्सन की एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा होगी वो उन नॉमिनेटेड कैंडिडेट के लिए वोट करेगा, और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, मेजोरिटी वोट मिलेंगे, वो क्या बन जाएगा, उस एरिया का एमएलए बन जाएगा। ओके। एंड वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर इलेक्ट होगा, एक से ज़्यादा मेंबर इलेक्ट नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये कोई स्टेट है और इस स्टेट को हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होगी उसमें से एक ही मेंबर को सिलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट में, एक से ज़्यादा को नहीं किया जाएगा। ओके। एक इससे, एक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ओके। तो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक मेंबर। A member of Legislative Assembly means MLA is a representative elected by the voter of an electoral district या constituency to the legislature of the state in the government in the Indian system of government। ओके। तो जो एमएलए होगा, ठीक है, उसको कौन इलेक्ट करेगा, वोटर इलेक्ट करेंगे। जिस एरिया में वो एमएलए बना है उस एरिया के वोटर्स ने उसको इलेक्ट किया होगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर ने उसको इलेक्ट किया होगा। ओके। और ये जो सिस्टम होता है ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। ओके। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, एमएलए के बारे में। यहाँ पर कुछ सेम वैसी ही क्वालिफिकेशन दे रखी है जो हमने अभी पढ़ी है कि एक एमएलए बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बनने के लिए एक पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 साल या उससे ज़्यादा। और बाकी जो भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगी जो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट जो बताएगा वो सभी क्वालिफिकेशन भी उसको क्लियर करनी पड़ेगी अगर उसको एमएलए बनना है तो जैसे यहाँ पर बात आई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट दियर पीपल इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके। मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने एक मेंबर को नॉमिनेट करती है। अब जैसे हम मान लेते कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब हमने मान के चला कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम क्या है, ए। ठीक है। तो ए कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसमें से एक एमएलए को हमने सिलेक्ट करना है, एक एमएलए को हमने इलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, तो क्या होगा, सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूएंसी तो हमारे पास है, ए है। ठीक है। हमारा स्टेट हरियाणा है और हरियाणा में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने क्या मान ली, ए कॉन्स्टिट्यूएंसी मान ली। ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से ये होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी उस एरिया के जो मोस्ट पॉपुलेटेड, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एरिया, पॉपुलर पर्सन होंगे उनको, या जो पॉलिटिशियन होंगे, जो पॉपुलर पॉलिटिशियन होंगे उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेगी। और जो भी पॉलिटिशियन उनसे रिलेटेड होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होगा, उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उसका नाम, उसके नाम की तरफ से इलेक्शन लड़ने की परमिशन दे देगी। जैसे जैसे बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी पार्टी ने किसी पर्सन को बोल दिया कि ठीक, जो पॉलिटिशियन था उसको बोल दिया कि आप बीजेपी की तरफ से लड़ोगे। कांग्रेस है तो कांग्रेस ने अपने जो कैंडिडेट है उसको बोल दिया कि आप कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी है उसने अपने कैंडिडेट को बता दिया कि मेरी पार्टी की तरफ से ये कैंडिडेट लड़ेगा। ओके। ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया कि नॉमिनेट कर दिया कि ये पर्सन इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेगा। अब क्या होगा कि वहाँ के जो पीपल होंगे, इस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी इसके जो पीपल होंगे वो उन कैंडिडेट के लिए वोटिंग करेंगे। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सबसे ज़्यादा बेटर मानते होंगे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सबसे ज़्यादा अच्छा मानते होंगे, वो उसके लिए वोट करेंगे। ओके। और फिर लास्ट में ये देखा जाएगा कि जिसके पास भी सबसे ज़्यादा वोट आएंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा वोट के साथ विन होगी, उसका मेंबर, उसकी तरफ से जो मेंबर लड़ रहा था वो क्या बन जाएगा, उस
स्टेट लेजिस्लेचर का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, एमएलए बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके पहले तो वो नॉमिनेट होंगे और नॉमिनेट होने के बाद फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद वो क्या बनेंगे, एमएलए बनेंगे। तो ये थी प्रोसेस हमारे पास एमएलए बनने के लिए कि अगर किसी पर्सन को एमएलए बनना है, एमएलए बनने के लिए अगर वो कैंडिडेट है तो उसको क्या क्या कौन कौन सी बातें फॉलो करनी पड़ेगी, उसके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसके पास एलिजिबिलिटी होगी और कैसे वो एज ए एमएलए अपॉइंट होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने देखा। तो इस वीडियो के पार्ट में हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। इससे नेक्स्ट कि एमएलए बनने के बाद स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है। ओके, अब तक तो हमने प्रोसेस देखी एक एमएलए कैसे बनता है, अभी हम उसके बाद देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसके बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो जो एमएलए के बारे में हमने किया है उसको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पीपल होंगे वो उसको इलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो एमएलए होगा वो गवर्नमेंट में काम करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का जो काम होता है डिसीजन मेकिंग का, जो रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करवाने का, तो वो काम कौन करेगा, एमएलए, बाद में जब वो गवर्नमेंट में इंक्लूड हो जाएगा उस टाइम पर। हर स्टेट की अपनी क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ओके, एलिजिबिलिटी में हमने देखा कि जो एमएलए बनना चाहता है, अगर कोई पर्सन एमएलए बनना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मतलब वो इंडिया में रहता हो और इंडिया में ही उसका जन्म हुआ हो। दूसरा, उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 साल, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25 साल से कम अगर उसकी एज है तो वो एमएलए नहीं बन सकता। और भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है जो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की जाती है, वो भी उनको फॉलो करना ज़रूरी होगी। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी वो कितने साल के लिए बनेगी, 5 साल के लिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। एमएलए जो होंगे वो 5 साल के लिए बनेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी। उसके बाद जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बन जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए। वोटिंग जो होगी वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग होगी, मतलब जो भी अडल्ट होगा उस कंट्री का, उस एरिया का, जिसकी भी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा होगी, वो सभी उन पर्सन के लिए, जो भी नॉमिनेटेड पर्सन है उनके लिए वोट करेंगे और जिसको भी मेजॉरिटी वोट मिलेगी वो बन जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर को सिलेक्ट किया जा सकता है, एक से ज़्यादा मेंबर सिलेक्ट नहीं होंगे। एमएलए जो होगा वो अपने वोटर्स को, जिसके लिए मतलब जिस एरिया में वो एमएलए बना है वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जो लेजिस्लेचर सिस्टम होगा वो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। आज की वीडियो के पार्ट में हमने कवर किया है एमएलए से रिलेटेड। एमएलए क्या होता है, कौन होता है, वो इज़ एन एमएलए, उसकी प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को सिलेक्ट करने की, को इलेक्ट करने की क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में। तो इससे रिलेटेड आज के पार्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चन बनेंगे जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में इनको राइट डाउन करना है। ओके, तो बिल्कुल सेम एज इट इज, एस इनको ऐसे ही जैसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे व्हाट इज एन एमएलए, उसके बाद जो भी ये पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखे हैं ये सभी आप उसमें इंक्लूड करोगे। उसके बाद आप लिखोगे व्हाट आर द एलिजिबिलिटी फॉर एमएलए, तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी के क्वेश्चन में ये आप लिखोगे यहाँ से। और उसके बाद प्रोसेस ऑफ
ML प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए MLA, ठीक है। एक MLA बनने के लिए जो MLA होता है, अगर उसको बनाने के लिए, उसको बनने के लिए क्या क्या पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, तो उस प्रोसेस में आप ये पार्ट यहाँ से इंक्लूड करेंगे। ये क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, उनको लर्न करना है, उनको अच्छे से याद भी करना है साथ में। ओके। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ ना आए, तो वो आप एक बार मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।